मेनली अगर हम बात करें इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में, आईटीसी क्या होता है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, रिटेलर है। अगर मैन्युफैक्चरर कोई गुड्स को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब गुड्स कोई सेल कर रहा है कितने में, 1000 में, तो उस पर कुछ ना कुछ टैक्स लगेगा। मान लीजिए लेट सपोज हमारा 18% का टैक्स लग रहा है, तो गुड्स हमारा कितने का हो गया, 1180 का हो गया। 1000 की हमारी सेल का प्राइस था और 18% का जीएसटी था। अब अगर हम इस गुड्स को आगे सेल आउट करेंगे, होलसेलर को करेंगे, तो होलसेलर भी इसमें कुछ जो है प्रॉफिट ऐड करेगा। तो होलसेलर को ये गुड्स पड़ा है 1180 रुपए का, और होलसेलर ने इसमें कुछ प्रॉफिट ऐड किया हुआ है अपना, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो वो बेचेगा नहीं। अगर उसने प्रॉफिट ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो ये जो गुड्स है ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, कॉस्ट प्लस टैक्स है, ठीक है। और ये जो गुड्स है मान लीजिए 100 रुपीज का प्रॉफिट है, तो इसमें क्या क्या तीन चीजें हैं। एक तो मैन्युफैक्चरर वाला हमारा कॉस्ट है, दूसरी चीज होलसेलर वाला प्रॉफिट है, तीसरी चीज इसमें टैक्स का अमाउंट भी है जो कि 180 रुपए है, जो कि मैन्युफैक्चरर वाला टैक्स है। अब अगर हम इस पे टैक्स लगाएंगे तो ये 180 पे भी टैक्स लग जाएगा। इसीलिए यहां पे आईटीसी का कॉन्सेप्ट लाया गया कि जितने का टैक्स आप प्रीवियस में पे कर चुके हैं उसका यहां पे क्रेडिट कर किया जाएगा। क्रेडिट का मतलब माइनस करने दिया जाएगा। तो अगर हमको माइनस करेंगे तो गुड्स कितने का हो जाएगा, 1100 रुपए का। 1100 में क्या 1000 का ये हमारा कॉस्ट थी गुड्स की, और प्लस 100 रुपए का प्रॉफिट है। बाकी टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है, तो उस पर हमारा 18% लगा, जो कि 198 हुआ। अगर हम इसको लॉजिकली देखें तो 198 का अगर ब्रेकअप करें तो 180 मैन्युफैक्चरर वाले ही हैं, और जो आपके बाकी के रिमेनिंग है 18 रुपए, ये जो 100 रुपीज का आपने प्रॉफिट ऐड किया है इस पे 18% लगा है। ये दोनों मिलके हमारे 198 के गुड्स हुए। उसके बाद ये जो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो 1298 आया। अब मैन्युफैक्चर इसी प्राइस पे इसको परचेज करेगा, बेचेगा, होलसेलर और रिटेलर इसको परचेज करेगा, जो कि 1298 रुपए का होगा। अब रिटेलर भी कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा, रिटेलर थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट ऐड करता है। अब जो प्रीवियस में इन्होंने 198 का जो है टैक्स पे किया है, इसका भी इनको आईटीसी मिलेगा, और गुड्स कितने का हो जाएगा, 1300 रुपए का। 1300 पे फिर 18% टैक्स लगेगा, जो कि 234 रुपए होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैन चलती रहती है। अब यहाँ पे कुछ डिफिनेशन है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो करने की नीड नहीं है। अगर हम बात करें 16 सेक्शन 16 में क्या दे रखा है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर अवेलिंग आईटीसी। आईटीसी कौन कौन पर्सन अवेल कर सकता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी, पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए जीएसटी के अंदर, तभी वो आईटीसी अवेल कर सकता है। कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी अवेल्ड नहीं कर सकता है। सप्लाई मस्ट बी यूज्ड या इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सप्लाई जो है बिजनेस के लिए यूज की जा रही हो। आप किसी पर्सनल पर्पस के लिए अगर गुड्स परचेज करते हैं तो उस पर आपको आईटीसी नहीं मिलता है। अगर आप फर्दर सप्लाई के लिए, बिजनेस के लिए गुड्स को जो है परचेज कर रहे हैं तभी उसका आईटीसी मिलता है। कंडीशन क्या है इसकी, कंडीशन है कि जो भी पर्सन है, मान लो जिसको भी आईटीसी लेनी है, उसके पास एक टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, या फिर डेबिट नोट होना चाहिए, या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसमें जो है गुड्स के प्राइसिंग की डिटेल्स हो, टैक्स की कैलकुलेशन हो, ये सारी चीजें हो, जिससे पता तो चले टैक्स कितना लगा है, कितना आईटीसी रिवर्स करना है, कितना आईटीसी देना है। अब आगे क्या बोला गया, द डिटेल्स ऑफ द इनवाइस और डेबिट नोट हैज बी फर्निश्ड बाय द सप्लायर जीएसटीआर 1, और वही डिटेल जीएसटीआर 2B में रिसिपिएंट के दिखनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि जो सप्लायर होता है, सप्लायर भरता है जब सप्लाई करता है, मतलब जो सेल्स करता है, तब वो जीएसटीआर 1 भरता है। जब वो जीएसटीआर 1 भरेगा तो जो परचेजर होगा, जो रिसिपिएंट होगा, उसका जीएसटी नंबर वगैरह डाल के भरेगा। तो यही जो जीएसटीआर 1 में डिटेल जाएगी, और यही जीएसटीआर 2B में रिसिपिएंट में परचेज में दिखेगी कि इन्होंने इनसे इतना परचेज किया है, ठीक है। तो दोनों में अपडेट होनी चाहिए, नहीं तो आईटीसी नहीं मिलेगा। उसके बाद बी पॉइंट क्या होता है, द पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। जो पर्सन है उसने क्या किया हो, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्चुअली रिसीव किया हो। अगर एक्चुअली रिसीव नहीं किया तो क्या आईटीसी मिल सकती है,
इन केस ऑफ गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर इट शैल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड। अगर जॉब वर्कर को गुड्स भेजा गया है तो डीम्ड रिसीव माना जाएगा कि गुड्स रिसीव हो गई है। जॉब वर्कर जानते हो जो आपकी गुड्स पे कुछ अल्टरेशन करके दे। गुड्स व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट ऑन डायरेक्शन ऑफ बायर। बायर के डायरेक्शन पे जो है गुड्स को डिलीवर किया जाए रिसिपिएंट को, मतलब इसमें तीन पार्टी होती हैं। एक सप्लायर होता है, एक ऑर्डर करने वाला बंदा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो। रिसिपिएंट होता है और एक ऑर्डर करने वाला बंदा होता है। तीन पार्टी होती है, ठीक है। इसमें इसको बिल टू शिप टू मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो जिसने ऑर्डर किया है वो गुड्स रिसीव नहीं कर रहा है, रिसीव कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, लेकिन इसको इस केस में हम लोग डीम्ड रिसीव्ड मानते हैं, जो ऑर्डर कर रहा है। आगे सर्विसेज व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय सप्लायर टू रिसिपिएंट। सर्विसेज अगर सप्लायर टू रिसिपिएंट वो की जा रही है तो ये भी आपका रिसीव ही माना जाएगा। 16 सबसेक्शन 2 The details of input tax credit in respect of said supply has been communicated to such registered person। जो आप सेल परचेज कर रहे हैं दोनों पार्टी को पता होना चाहिए, कम्युनिकेटेड होना चाहिए दोनों पार्टी में। टैक्स चार्ज ऑन सच सप्लाई हैज एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट बाय सप्लायर। सप्लायर ने जो भी गुड्स में टैक्स वगैरह काटा है वो अपने पास नहीं रख सकता है, उसको इमीडिएटली गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को पे किया है तभी तो गवर्नमेंट क्रेडिट देगी, अपने पास से गवर्नमेंट थोड़ा ना क्रेडिट देगी, इतनी अच्छी नहीं है गवर्नमेंट। उसने जो जीएसटी का रिटर्न है, जीएसटी के रिटर्न वगैरह सब फुलफिल किए हों। आगे क्या है, अब इसमें प्रोविजो लग रहे हैं। प्रोविजो क्या है कि अगर जो है लॉट में गुड्स रिसीव हो रहा है तो जब आपका लास्ट लॉट या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी तभी आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते कि पार्ट वाइज आप आईटीसी अवेल करें। प्रोविजो 2 क्या दे रखा है, पेमेंट फॉर इनवाइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। कह रहे हैं इनवाइस की डेट से 180 दिन के अंदर आपको जो भी इनवाइस में वैल्यू लिखी हुई है उसका पेमेंट कर देना है, अगर नहीं किया आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या लिखा है, फेलियर बाय रिसिपिएंट टू पे होली और पार्टली टू द सप्लायर विद इन 180 डेज फ्रॉम द इनवाइस डेट। अगर आपने 180 दिन तक पेमेंट नहीं किया इनवाइस में जो पैसा लिखा हुआ है, होली या तो पूरा पूरा या तो पार्टली, क्या होगा, अमाउंट इक्वल टू आईटीसी अवेल्ड प्रोपोर्शनेटली टू अनपेड टू द सप्लायर। जितना पैसा आपने सप्लायर को पे नहीं किया है, मान लो 200 रुपए थे, 200 में से 100 पे कर दिया है, 100 नहीं पे किया है, तो 100 नहीं पे किया है, 100 रुपए पे जितना आईटीसी आपने लिया होगा वो वापस करो। समझ रहे हो, आईटीसी रिवर्स करो प्लस जो इतने दिन से आईटीसी रखे हो उस पे इंटरेस्ट दो। समझ में आया। अब जब भी आप इसका पेमेंट करेंगे 100 रुपीज का, आईटीसी तो फिर से ले सकते हो लेकिन इंटरेस्ट नहीं ले सकते हो। किसी भी प्रकार की पेनल्टी या फिर किसी भी प्रकार का जो भी आपके ऊपर फ्रॉड रॉड के केस में कोई भी सजा वगैरह होती है उसका कभी भी रिवोकेशन नहीं होता है। रिवोकेशन का मतलब कि आप मान लो क्या बोलते हैं, जज ने आपको 2 साल की सजा सुनाई तो दोबारा पलट के आप जज को थोड़ा ना सुना देंगे। मान लीजिए आप दोषी नहीं थे, जैसे काफी जगहों पे सुना होगा कि दोषी ना होने के बाद भी इसने उम्र कैद की सजा काटी है, ऐसे सुनते हो। तो क्या वो निकल के वो जो जज जिसने सजा सुनाया था उसको उल्टा थोड़ा ना जेल में डाल देगा, समझ लो। इंटरेस्ट का रेट 18% है यहाँ पे, जो कि तुम लोगों को कॉपी में नहीं लिखा था शायद, है ना। अब अपडेट तो होगा ही। हाँ, डिटेल्स टू बी फर्निश्ड, डिटेल्स ऑफ डिफॉल्टेड सप्लाई, जो भी डिफॉल्टेड सप्लाई थी, वैल्यू फॉर विच पेमेंट नॉट मेड आईडीसी अवेल्ड टू बी मेंशन इन जीएसटीआर 3B। जीएसटीआर 3B में आपकी सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए कि कितनी डिफॉल्टेड सप्लाई थी। रीगेन कर सकते हो क्रेडिट, लेकिन इंटरेस्ट नहीं रीगेन कर पाओगे। नॉन अप्लीकेबिलिटी, इस प्रोविजन की नॉन अप्लीकेबिलिटी कहां कहां है, ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है 180 डेज वाला आरसीएम वालों पे और डीएम सप्लाई जो शेड्यूल 1 में पढ़े थे, क्लियर। अब 16(2) वैल्यू ऑफ सप्लाई on the account of section 15(2) subsection B when depreciation is claimed on tax component। इसमें हमने बताया था अगर दो ऑप्शन है आपके पास, एक डिप्रिसिएशन है और एक आईटीसी है, एज पर डिप्रिसिएशन देखोगे सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो या तो आप डिप्रिसिएशन क्लेम करो तो उस गुड्स पे आप आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते हो, और अगर आईटीसी क्लेम कर रहे हो तो डिप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकते हो, बस इतना ही है। लिमिट ऑफ अवेलिंग आईटीसी, अच्छा
ये रिवीजन चल रहा है तो एक एक लाइन नहीं पढ़ रहे हैं तो समझ में आ ही रहा होगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट एंटाइटेड टू टेक आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। देखो दो डेटें होती है, 30 नवंबर होती है जो आने वाला आपका ईयर है, और दूसरा होता है जब आपने एनुअल रिटर्न भरा है, दोनों में से अर्लियर ये टाइम लिमिट होती है, तब तक आप आईटीसी अवेल कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जो हमने हाँ अब हम लोग बात करते हैं ब्लॉक क्रेडिट। ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट की बात करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मोटर व्हीकल ए, मोटर व्हीकल इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हो रहा है और सीटिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 13 से कम या तो 13 हो सकती है, इंक्लूडिंग ड्राइवर, इंक्लूडिंग ड्राइवर को जोड़ के ना या हटा के, जोड़ के। नॉर्मली आईटीसी अलाउ नहीं होती है इस पे, नॉर्मली आईटीसी अलाउ नहीं होती है, कुछ एक्सेप्शन है। 3 केसेस हैं जब आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो मोटर व्हीकल की। हमने कहा था कोई भी ऐसा जो है गुड्स या सर्विसेज जो अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, जिससे सेल कर रहे हैं, उस पर आईटीसी मिल जाएगी। ये कोर कॉन्सेप्ट है, सब में लगेगा। या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर उससे कर रहे हैं, या फिर उससे ट्रेनिंग वेनिंग करवा रहे हैं मोटर व्हीकल से, जैसे होता नहीं कार सीख रहे हैं आप ऐसे करके। अभी कार वाले की स्टोरी बताएंगे, हमको याद दिलाना लास्ट में, ठीक है। अभी है हमारे पास परसों नरसों का इंसिडेंट, ठीक है, अभी रिसेंट का क्रैश कार, समझे। हाँ, मोटर व्हीकल इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, हैवी लॉरी या फिर डीसीएम, याद है डीसीएम समझे, आईटीसी अलाउड होता है इसमें, क्लियर। स्पेशल केसेस आईटीसी ऑन डेमो व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन अप टू 13 पीपल्स। डेमो व्हीकल अगर परचेज किए आईटीसी अलाउ नहीं होता है, बट व्हेन डेमो व्हीकल इज कैपिटलाइज एंड यूज फॉर द बिजनेस प्रमोशन और डिप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड ऑन द वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी, आईटीसी नॉट अवेल, आईटीसी उस पर अलाउ नहीं कर सकते। वेसल एयरक्राफ्ट, अगर हम वेसल एयरक्राफ्ट की बात करें, वेसल एयरक्राफ्ट की बात करें अगर, वेसल एयरक्राफ्ट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन, नॉर्मली आईटीसी नहीं अलाउ होता है। एक्सेप्शन इसके क्या है, वही ऊपर वाले एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे। यूज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ सच वेसल एंड एयरक्राफ्ट, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, अगर आप फर्दर सप्लाई कर रहे हैं, मान लो जहाज वगैरह खरीद के हम आगे बेचते हैं, या फिर हम उससे पैसेंजर वगैरह को लेके जाते हैं, या फिर हवाई जहाज से ट्रेनिंग वेनिंग करवाते हैं, पायलट वायलट सिखवाते हैं, तो हमको आईटीसी मिल जाएगा उस पर। यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स लेके जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मिल जाएगी आईटीसी। इफ वेसल एयरक्राफ्ट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, आईटीसी अलाउड होगा। गुड्स यूज फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, आईटीसी डिनाइड, आईटीसी नहीं अलाउ होगा। ये नया पॉइंट तुमको दिखा होगा, कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब होता है सेल्फ यूज, समझ लो खुद बना के हवाई जहाज खुद ही यूज करेंगे। हाँ, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ए बी स्पेसिफाइड सर्विसेज। अब इसमें क्या है, इसमें केवल एक चीज पढ़नी है ए बी में, कि ऊपर जो हमने मोटर व्हीकल और वेसल एयरक्राफ्ट की बात की, उनमें जितनी भी सर्विसेज दी जाएंगी, गुड्स तो दिया ही जा रहा है, जैसे वेसल एयरक्राफ्ट की जनरल इंश्योरेंस दिया जा रहा है, सर्विसिंग दी जा रही है, उनको रिपेयर कराया जा रहा है, उनको रेंटिंग हायरिंग पे दिया जा रहा है। ये केवल ऊपर वाले ए और बी के सेक्शन के लिए है स्पेसिफाइड सर्विसेज। अगर जिन जिन गुड्स में आईटीसी वहां पे मिल रही थी, उन गुड्स को अगर सर्विसेज दी जा रही है, आईटीसी सर्विसेज का भी मिल जाएगा। और अगर जिसकी आईटीसी नहीं मिल रही थी, उसका सर्विसेज का भी आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स सर्विसेज यूज फॉर बिजनेस नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, कौन कौन से, इसका बी पार्ट मोस्टली फॉर एम्प्लॉयर, डायरेक्टर एंड गेस्ट के लिए होता है। जैसे एग्जांपल फूड बेवरेजेस हो गए, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मेंबरशिप क्लब की फीस हो गई, ट्रेवल बेनिफिट हो गई, इन पे सब पे कोई आईटीसी नहीं मिलता है। एक्सेप्शन क्या है, व्हेन मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई टू द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर खरीद के आगे बेच रहे हो मिल जाएगा आईटीसी,
when such services are part of the composite and mixed supply, कोई composite या mixed supply का part नहीं है, जो कि दे रहे हो आगे सप्लाई कर रहे हो जाएगा. नोट if the above supply are provided to the employees under the statutory obligation, अगर लॉ ने कहा है सबको दो कार क्या बोलते हैं ऊपर मान लो आउटडोर कैटरिंग या हेल्थ सर्विसेज, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सारे एम्प्लॉयज को हेल्थ सर्विसेज देनी है तो हेल्थ सर्विसेज पे आईटीसी फिर मिल जाएगा. अदरवाइज नहीं बोला है, अगर ये समझ लो यूनिफॉर्म वे में अगर सारे एम्प्लॉयज को कोई चीज नहीं मिल रही उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा. अब आते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे. वर्क कॉन्ट्रैक्ट कौन होते हैं, जैसे कि अपने ठेकेदार सर्विसेज और गुड्स दोनों लेके अपना काम करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज बोथ दोनों का काम करते हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, आईटीसी नहीं अलाउ होगा. समझ रहे हो. आगे बात करते हैं. कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, अल्टरेशन, एडिशन या फिर रिपेयर. इफ एज पर गैप दे आर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आईटीसी अलाउड. मतलब अगर वो पीएल के डेबिट साइड में लिखे जा रहे हैं उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया गया, आईटीसी मिल जाएगा. अपने यहाँ एक्सपेंसेस दिखा रहे हो ना अपनी बुक्स में, मिल जाएगा. प्लांट एंड मशीनरी की डिफिनेशन क्या लिखी हुई है, इसको पढ़ लेना, एग्जाम में आने का कोई इसमें वो नहीं है. अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एबव, आईटीसी नहीं मिलेगी. इफ गुड्स और सर्विसेज परचेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल, हम बिल्डिंग बनवा के बेच रहे हैं, बिल्डर हैं, आईटीसी मिल जाएगा क्योंकि हम फर्दर सप्लाई कर रहे हैं. कर रहे हैं. आगे क्या है सर, आउटडोर केटरिंग और वो आउटडोर और आउटवर्ड में अंतर क्या है सर? कहाँ आउटडोर और आउटवर्ड केटरिंग, एक्सेप्शन में आउटवर्ड है और ऐसे आउटडोर है, उसको नॉट अलाउ करते हैं आईटीसी में, और आउटवर्ड में आईटीसी अलाउ करते हैं. हाँ, आउटडोर कैटरिंग का मतलब होता है कि हम कैटरिंग की सर्विसेज दे रहे हैं. समझ लो. आउटडोर का मतलब कि हम अपने यहाँ की सर्विसेज दूसरे को दे रहे हैं कैटरिंग की. आउटवर्ड का क्या मतलब होता है, हम सेल कर रहे हैं. समझे. गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर सेक्शन 10, मतलब कंपोजिशन में टैक्स अगर पे कर रहे हो, समझ लो. कंपोजिशन सप्लायर, कंपोजिशन टैक्स इनवाइस, रिसिपिएंट टैक्स, क्रेडिट वगैरह दे रहे हो, आईटीसी इस पे नहीं मिलेगी. गुड्स और सर्विसेज बोथ रिसीव्ड बाय एनआरटीपी, अगर एनआरटीपी मिल रहा है आईटीसी नहीं मिलेगी. अगर सीएसआर एक्टिविटीज के लिए कर रहे हो आईटीसी नहीं मिलेगी. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए कर रहे हो आईटीसी नहीं मिलेगी. लॉस, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन वगैरह हुआ है, अगर आईटीसी अवेल नहीं किया है मत करो. ठीक है. इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, वापस करो. अगर आईटीसी अवेल्ड कर लिए हो तो वापस करो. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ गिफ्ट एंड सैंपल, अगर गुड्स गिफ्ट या सैंपल के वे में आपने वो किया है तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट और फ्री सैंपल. इफ आईटीसी इज टेकन ऑन गुड्स, अगर ले लिया है तो क्या करोगे, वापस करो. अगर नहीं लिया है तो मत लो. ठीक है. अब हम लोग आते हैं इस पे सेक्शन 42 पे, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी. ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये. अच्छा, इसको समझाते हैं. पहले पीछे वाला एक बार रिवाइज कर लो जितना कराया है. ऊपर नहीं दिखा रहे, अभी दिखा रहे हैं, पहले रिवाइज कर लो. हाँ, रूल 42, मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईटीसी, इनपुट गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज.
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आईटीसी जब हमारे पास आती है तो आईटीसी में बहुत सारी चीज़ें होती है, एग्जेम्प्टेड वाले गुड्स भी होते हैं, टैक्सेबल भी होते हैं, पर्सनल कंजम्पशन के भी होते हैं, उनको सबको अलग करना होता है। जो एक्सक्लूसिव हम सप्लाई कर रहे हैं बिजनेस यूज के लिए, केवल उस पर आईटीसी मिलती है, तो हमको बिजनेस यूज वाले निकालने हैं। मान लो साल भर में हम सेल कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें सेल होती होंगी, एग्जेम्प्टेड गुड्स भी करते होंगे, बिजनेस वाले भी करते हो, पर्सनल कंजम्पशन वाले भी करते होंगे, उनको सबको अलग करना पड़ता है। तो इसका पूरा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाया था हम लोगों ने। एक सबसे पहले जो टी हम मानते हैं, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज, जो टोटल क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल होता है उसकी बात हम यहां पे करते हैं, टी होता है वो। उसके बाद इनपुट टैक्स ऑन इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज यूज्ड एक्सक्लूसिव फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। T1 क्या होता है, जो हम नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसको हम T1 अलग कर देते हैं। T2 क्या होता है, एक्सक्लूसिव जो हमारा एग्जेम्प्ट सप्लाई होता है। T3 क्या होता है, जो हमारा ब्लॉक क्रेडिट वाला होता है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। उसके बाद C1 में क्या होता है, मतलब T1 T2 T3, मतलब नॉन बिजनेस वाला, एग्जेम्प्टेड वाला और ब्लॉक क्रेडिट वाला, इन तीनों को अगर हम माइनस कर दें किससे, T से, T से इन तीनों को अगर माइनस कर दे T1 T2 T3, तो हमारा क्या बच जाएगा, C1। C1 क्या होता है, जो हमारा रिमेनिंग आईटीसी होता है इन तीनों को माइनस हटाने के बाद, माइनस करने के बाद। समझ में आया, C1। अब हमारा जो कॉमन क्रेडिट बचता है, कॉमन क्रेडिट की हम अगर बात करें, एक सेकंड, कॉमन क्रेडिट की बात करें, अभी इसमें ध्यान रखना C1 जो हमारा यहां पे निकल के आया है माइनस T4 करते हैं। T4 ये हमारा होता है, अभी कैसे निकलता है अभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले जो C1 आता है, C1 के दो पार्ट होते हैं, एक T4 होता है और एक पार्ट में D1 D2 D3 होता है, ठीक है। जो हमारा T4 होता है, ITC ऑन इनपुट सर्विसेज यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडेड जीरो रेटेड सप्लाई, ये अपना टैक्सेबल सप्लाई होता है, समझे। उसके बाद D1 क्या होता है, क्रेडिट हमारा जो एग्जाम सप्लाई पे होता है, इसका फॉर्मूला होता है D1 इक्वल टू E डिवाइड बाई F इंटू C2 इंटू C2 क्या था हमारा T4। अच्छा, ये टैक्सेबल सप्लाई क्वेश्चन में गिवन होगा, समझ लो, अलग से निकालना नहीं होगा। अब आप अगर E क्या होता है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो आपकी होती है, F क्या होता है, जो टोटल टर्नओवर आपका स्टेट का एक होता है, C2 ऊपर हम लोग निकाल चुके हैं, अगर इसी फॉर्मेट में रख दोगे आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन लगवा चुके हैं इसके। D2 में क्या होता है, D2 में कुछ नहीं करना, जो C2 आपका ऊपर आया इसका 5% ले लो, D2 हो जाता है। D3 क्या होता है, D3 में कुछ नहीं, C2 माइनस D1 प्लस, मतलब D1 T2 को C2 से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। यहां पे आपका ये फॉर्मेट पूरा खत्म होता है। मतलब अगर हम बात करें, सर कोई पूछेगा सर इसको कैसे करेंगे, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, 2-4 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे तब ये आएंगे। ऑलमोस्ट बात करें तो ये रटना पड़ता है, समझ लो। उसके बाद अगर हम बात करें मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, अगर हम बात करें, अगर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी का एडजस्टमेंट सबसे पहले आईजीएसटी से होगा, उसके बाद सीजीएसटी से होगा। मतलब देखो, सबसे पहले अपने हेड से करता है, उसके बाद दूसरे बाद मोदी जी, सबसे बड़े वही है ना, उसके बाद स्टेट में जाएगा योगी जी, जो छोटे हैं ना उनसे। उसके बाद अगर सीजीएसटी की बात करें तो सबसे पहले अपने हेड से करेगा, अपने हेड के बाद आईजीएसटी से करेगा। अच्छा, सीजीएसटी या एसजीएसटी दोनों का देखें तो सेकेंडरी ऑप्शन आईजीएसटी रहता है हमेशा, पहला अपना अपना रहता है। तो याद करना वेरी सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आईटीसी का रिवीजन यहाँ पे आपका खत्म होता है, ठीक है। अब इसके हम बात करते हैं एक दो क्वेश्चंस की तरफ। वेट,
लोग बात करें इसकी, तो इसमें क्या दे रखा है, ये देखो अपना किसका क्वेश्चन है, ब्लॉक क्रेडिट का है। इसमें देखो सीमेंट यूज फॉर मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर प्लांट एंड मशीनरी, आईटीसी मिलेगा। स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए हो रहा है, मिल जाएगा आईटीसी। सीएसआर एक्टिविटी के लिए हो रहा है, मिलेगा, नहीं मिलेगा। इनपुट यूज फॉर ट्रायल एंड रन, ट्रायल एंड रन हो रहा है, क्या मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ट्रायल एंड रन होने से सप्लाई होगी अपनी, मतलब अगर बिजनेस के पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं। आगे क्या दे रखा है, कंजम्पशन फॉर एम्प्लॉय के लिए कर रहे हो, एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हो, नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय डायरेक्टर वाला था नहीं, बेवरेजेस वाला, वही उसी की बात कर रहे हैं। ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनपुट्स इन द फैक्ट्री, इनपुट्स फैक्ट्री में यूज कर रहे हो फर्दर सप्लाई के लिए, मिल जाएगा 20,000 का। और गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, नहीं मिलेगा। गुड्स यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग एडिशनल, नहीं मिलेगा। तुम लोगों को सब कुछ पता ही है, क्या ही करवाए फिर ये वाले। ठीक है, तो आईटीसी रिवाइज करा दिया है मेन। इसके क्वेश्चन आगे कर देना।